Hello, students, welcome. Now, again, we will start our next another part of journey of our career's most important year, standard 10. Our new journey from today will be केमिस्ट्री और हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। आपको यहाँ केमिस्ट्री में भी आपको वही रूल्स हमारे जो थे वो आपको फॉलो करने होंगे कि केमिस्ट्री पढ़ते वक्त भी यू विल हैव टू हैव टेक्स्ट बुक, a notebook and a pen. These three things is compulsory for you. आप ये तीन चीज़ें लेके ही हमारा वीडियो अटेंड करने बैठेंगे और जो भी चीज़ मैं आपको लिख के बोलूँ वो वीडियो को पोस्ट करके आप ब्लैक बोर्ड में से लिख लेंगे। हम थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि ये साइंस पढ़ने की जो प्रोसेस है, मैथमेटिक्स में भी दिक्कतें होती है, हम दोनों को, हमें भी होती है, आपको भी होती है, लेकिन अभी मजबूरी है। बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा दिक्कतें आएगी, क्योंकि जब टीचर सामने नहीं होता तो हमारे लिए ये तय करना मुश्किल होता है कि हमने जो भी आपको दिया उनमें से कितना आपके दिमाग तक पहुंचा और वो दिमाग में स्टडी हुआ। आप अगले मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आप उसे याद रख सकते हो, उतना स्ट्रॉन्ग वो आपके दिमाग में उतना डीप तक, उतना स्ट्रांगली घुसा या नहीं घुसा। जब आप हमारे सामने होते हो तो हम ये चेक और रीचेक दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको क्वेश्चन करके, आपको होमवर्क देके, आपके पास फॉलोअप वर्क लेके हम कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि हम ये प्रोसेस जो क्लासरूम प्रोसेस होती है हम नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी ये दिक्कत होती है। इसके लिए आपको खास करके साइंस में आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा, आपको आदत डालनी होगी सुन के और देख के याद रखने की। यहाँ कोई चेक करने वाला नहीं है आपको कि मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। कई पेरेंट्स ये बोलते हैं हमसे कि हमारा बच्चा बहुत शर्मीला है, कुछ बोलता नहीं है, सो कैसे पता चलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट को हम क्या करते हैं कि यहाँ क्लास में पूछते हैं, क्लास में स्कूल छूटने के बाद हम उसके साथ एक डिस्कशन करते हैं, हम एक कुछ मीटिंग करते हैं उसके साथ, उसके पेरेंट के साथ, और हम ये प्रोसेस करते हैं कि उसे समझ में आया या नहीं आया। यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। आप शर्मीले हो तो आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपनी दिक्कतें अपने मम्मी पापा से, यहाँ पे स्कूल पे आके हमारे मैनेजमेंट से आपको कहनी होगी। यूँ भी अब आप बड़े हो गए हो, स्टैंडर्ड 10 में तो आ गए, 2 या 3 साल में आपको वोटिंग का अधिकार भी मिल जाएगा, देश का प्राइम मिनिस्टर आप तय करने जाओगे 2 या 3 साल के बाद। इतने बड़े तो आप ऑलरेडी हो चुके हो, तो अब अगर आप कहोगे कि मुझे पता ही नहीं सर ने क्या समझाया और मुझे समझ में आया ही नहीं, थोड़ा सा आपको अपने आप में अंदर झांक के देखने की आदत डालनी होगी कि आज सर ने जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी क्लासरूम में, तो वो मेरे अंदर कहाँ तक गई। ये हमारी और आपकी दोनों की एक लिमिटेशन आ जाएगी कि हम ये डिग नहीं कर पाएंगे। हम जो निकालते हैं आपके दिमाग में से वीकली एग्ज़ाम और ऐसी जैसे प्रोसेस करके, ये यहाँ पे थोड़ा सा मुमकिन इस वक्त जो पूरे देश के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर ये जो आफत आई हुई है कोरोना नाम की, इसकी वजह से हम ये कुछ प्रोसेसेस हमें ओमिट करनी पड़ती है। इसीलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको
ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा कि सर ने क्या समझाया, क्या समझाने की कोशिश की, वो टेक्स्ट बुक में किस वर्ड्स में लिखा हुआ है। ज़्यादातर हम यही ट्राई करेंगे कि हम टेक्स्ट बुक के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, ज़्यादा रेफरेंसेस का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो एग्ज़ामिनेशन है वो ज़्यादातर बोर्ड की एग्ज़ाम टेक्स्ट बुक पे डिपेंडेंट होती है। हम बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर घुमाने नहीं जाएंगे कि आप ये बुक में देखेंगे तो ये मिलेगा, ये बुक में देखोगे तो ये मिलेगा, इसके और ज़्यादा एग्जाम्पल है। ऐसा मेरे पास जितना नॉलेज है ये मैं आपके ऊपर झाड़ने नहीं जाऊंगा कि मैं इतना जानता हूँ तो आपको मैं ये दे दूंगा। नहीं, हमारे टेक्स्ट बुक में जितना है हम उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। तो हम यहाँ पे जो भी सीखते हैं उसको आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ढूंढना होगा कि ये जो सर ने दिया है वो टेक्स्ट बुक में किन शब्दों में, किन वर्ड्स में ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको जानना होगा। और थोड़ा सा मैंने पहले कहा कॉन्सेंट्रेट आपको कुछ ज़्यादा करना होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सिलेबस। चैप्टर का नाम है chemical reaction and equations. We have 3 words in this title. First is chemical, दूसरा जो है ये है रिएक्शन, और तीसरा जो है ये है इक्वेशन। हम अभी इसको पकड़ते हैं, दिस वर्ड्स रिएक्शंस। उसके बाद हम थोड़ा सा ये समझने की ट्राई करेंगे कि व्हाट इज रिएक्शन। उसके बाद हम ये समझने की ट्राई करेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा भी कोई और तरह के रिएक्शन होते हैं क्या दुनिया में, थोड़ा सा ये समझने की ट्राई करेंगे। और उसके बाद हम आएंगे इक्वेशन पे, और फिर हम हमारी जर्नी को थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा डीप एंड वाइड करेंगे एज पर अवर टेक्स्ट बुक सिलेबस। रिएक्शन नाम ही बताता है कि इसमें 2 शब्द है, रिएक्शन। रिएक्शन मतलब अपने आप तो रिएक्शन होता नहीं, देयर मस्ट बी एनी एक्शन बिफोर दैट रिएक्शन। एक्शन के बिना रिएक्शन मुमकिन नहीं है। अगर कोई हमारा इंसल्ट करता है तभी हम उस पर गुस्से होते हैं। कोई गुस्सा होता है तो वो किसी का रिएक्शन, अपने आप तो कोई हर बार वो जो एवेंजर्स फिल्म में वो जो हल्क कहता है कि मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ, एवेंजर के जो लास्ट पार्ट है या उसके अगले वाला पार्ट्स में वो जो हल्क नाम का जो उसका कैरेक्टर है वो कहता है कि मेरे राज यही है कि मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ। वो ये गलत है, वो फिल्म में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता कि कोई हमेशा बस यूं ही गुस्से में रहता हो। अगर होता है तो उसे हम पागल कहते हैं। कोई भी सामान्य दिमागी स्थिति वाला आदमी हमेशा गुस्से में नहीं रह सकता। किसी को गुस्सा आता है तो वो एक रिएक्शन है, उसके पहले कुछ एक्शन, किसी ने कुछ किया होता है उसको। हम जानते हैं क्लास में आपके पास भी किसी ने आपको पिनिंग की, किसी ने आपको वो परेशान किया, किस तरह से आपकी कोई चीज़ छीन ली, आपको डिस्टर्ब किया, तभी आप हमसे कंप्लेन करते हैं कि सर ही इज और शी इज इचिंग मी। तो जो रिएक्शन ये हमेशा एक्शन का ही रिएक्शन होता है। आप भूख लगती है तभी आप खाना खाने जाते हो। जो रिएक्शन है ये जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है वरना पर डिस्कशन बहुत लंबी चली जाएगी। क्योंकि भूख लगती है वो भी रिएक्शन, आपने कहीं पे कुछ काम किया होगा पहले, आपने इससे पहले जब खाना खाया उसके और अभी के बीच
3, 4, 5, 6 घंटे हो चुके होंगे तभी आपको कुछ भूख लगी होगी, क्योंकि भूख लगना ये भी किसी थिंग का रिएक्शन हो सकता है। तो in short, we are talking that reaction occurs only when there must be any action. तो हमने थोड़ा सा समझा कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन मतलब आप ऐसे ले सकते हो, जब रिएक्शन मिलता है तब कुछ ना कुछ किसी न किसी टाइप के चेंजेस देखने को, सुनने को, फील करने को मिलते हैं हमें। जैसे कि ये पेन अभी ऐसी दिखती है, अब मैंने एक प्रोसेस किया, अब मुझे पेन की ज़रूरत नहीं है। मान लो कि लेक्चर ख़त्म हो गया, तो इस एक घटना, एक इवेंट का रिएक्शन किया हुआ, मुझे पेन की ज़रूरत नहीं है, मैंने पेन कर दी बंद, मुझे लिखना नहीं है। तो अब ये जो रिएक्शन मैंने दिया कि पेन बंद कर दी, तो इसके बाद पहले पेन ऐसी दिखती थी, अब पेन ऐसी दिखेगी। जब रिएक्शन होता है तो किसी न किसी टाइप का चेंजेस हमें या तो देखने को, सुनने को, फील करने को हमें मिलते हैं। बर्फ जो होता है वो पड़े पड़े थोड़ी देर में पिघल जाता है, तो आप देख सकते हो कि वो जो पहले सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो उससे हम क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। रिएक्शन को आप समझ सकते हो कुछ इस तरह से कि चेंजेस होते हैं। अब चेंजेस हमारी लाइफ में तीसरा भी होता है, चौथा भी होता है, पांचवा भी होता है। अभी हम सिर्फ 2 ही टाइप के चेंजेस के बारे में, कुछ ज़्यादा नहीं, बस प्राइमरी नॉलेज लेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल चेंजेस और दूसरे इज केमिकल चेंजेस। ये इसके बारे में हमें पढ़ना है, ये अभी हमारा मेन टॉपिक नहीं है। फिजिकल चेंजेस ये हम स्टैंडर्ड 9 के फर्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड 9 में। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है। तो जो फिजिकल स्टेट होते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड, एक्वा या ऐसा कुछ, इस तरह की स्थिति में जब कुछ किसी टाइप का इंटरचेंज होता है तो इसे हम बोलेंगे दिस इज अ फिजिकल चेंज। उससे हम केमिकल चेंज नहीं बोलते। बर्फ पिघलता है तो वो फिजिकल चेंज हुआ। इफ यू विल बॉयल सम वाटर, पानी को आप उबालते हैं तो उसकी वेपर बनती है, तो पानी का उबलना। ये फिजिकल चेंज हुआ कि लिक्विड फॉर्मेट में से गैसियस फॉर्मेट में पानी गया। बर्फ का जो टुकड़ा आप लेते हो वो पिघलता है, उसका पानी बनता है। टेबल के ऊपर आपने बर्फ रखा है, स्टूल के ऊपर बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा आपने स्टूल के ऊपर रखा है मान लो, तो उस में से जो पानी उसका निकलेगा वो नीचे जाएगा। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो बर्फ नहीं होगा, पूरा का पूरा नीचे पानी हो गया होगा। तो वो सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में आया। अगर आप इस पानी को फिर से अपने घर में, अपने किचन में रखे, फ्रीज में, फ्रीज़र के अंदर आप वो उसकी प्लेट, आइस प्लेट होती है, उसमें आप रख दोगे तो इस पानी में से आप फिर से
बर्फ बना लोगे। तो मतलब लिक्विड फॉर्म में से सॉलिड फॉर्म में पानी आया, तो इसे भी हम कहेंगे कि ये फिजिकल रिएक्शन। आप सोल्ट को या शुगर को पानी में डालोगे तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि जो सोल्ट होता है ये वाटर है। पानी में आप सोल्ट डालोगे तो सोल्ट या फिर शुगर, तो उसमें डाइल्यूट हो जाएगी। आप देख नहीं सकते कि इसमें आपने 5 ग्राम सोल्ट डाला था, 25 ग्राम सोल्ट डाला था, आप ये देख नहीं सकोगे। तो इसको हम कहेंगे, वी विल से दैट, वी कैन से दैट ये जो सोल्ट या शुगर है ये सॉलिड फॉर्म में से एक्वायस फॉर्म में गया। तो यहाँ भी इन सब जो ये सब जो मैंने चीज़ें लिखी है इसका इंटरचेंज होता है, तो इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये केमिकल चेंजेस है, ये फिजिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंज में मेजॉरिटी क्या होती है, तो उसके जो एटम्स होते हैं फिजिकल चेंज में, जो एटम्स होते हैं उस एटम्स में कुछ चेंज नहीं होते, लेकिन सिचुएशन विद इन द एटम्स उसमें चेंज होता है। दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस, उस एटम की काइनेटिक एनर्जी, दो एटम के बीच का जो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो इन सब कैरेक्टरिस्टिक में जब फर्क आता है तो ये सब हमें देखने को मिलता है। ये सब जहाँ होता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। नाउ वी विल कम टू केमिकल चेंजेस। हमने ये देखा कि फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ होता है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है। गैस में तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में तो डिस्टेंस उससे कम होता है, गुच्छों में होता है जो एटम्स होते हैं वो। और सॉलिड में आप देखें तो एकदम बल्कि और दो एटम के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल कम रहता है। डिस्टेंस में फर्क आता है। तो हम ये सब स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं। उस एटम की काइनेटिक एनर्जी जो गैस में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, सॉलिड में उससे भी कम होती है। दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडर वाल्स हम जो फोर्स जिसे हम कहते हैं, कह सकते हैं, वो गैस में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, और सॉलिड में उससे भी ज़्यादा होता है। इस तरह के जो चेंजेस है वो फिजिकल चेंजेस में कुछ इस तरह का एटम में चेंज होता है। पर्टिकुलर एटम जो है या दो एटम के बीच चेंजेस होता है, पर्टिकुलर उस एटम में कोई चेंज नहीं होता कि जो बर्फ है आइस फॉर्म, वाटर फॉर्म एंड वेपर फॉर्म। आइस जो है उसे हम जानते हैं H2O होता है, वाटर जो है वहाँ भी H2O ही होता है, और उसकी वेपर जब बनती है तो वो भी H2O ही होती है। देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स देयर इन दैट वोल एटम ऑफ वाटर। दो H2O के बीच का डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी या फोर्स
प्लस माइनस हो सकता है, उसमें चेंज आ सकता है, लेकिन फिजिकल चेंजेस में ये नहीं होता कि H2O में से HKO बन जाए, H2O में से H3O बन जाए, H2O में से H2O2 बन जाए, H2O के टुकड़े हो जाए, H इधर और O इधर, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है और क्या नहीं होता है। अगर आप सोल्ट को या शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हो तो सोल्ट मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड, ज़्यादातर सोल्ट यही होते हैं। सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, सॉरी। शुगर जो है ग्लूकोज, उसे हम कहते हैं C6H12O6। इन दोनों को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी ये स्थिति में फर्क पड़ता है कि Na प्लस और Cl माइनस जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं सॉलिड फॉर्मेट में, वो एक्वियस फॉर्मेट में थोड़े से दूर चले जाते हैं। Na प्लस यहाँ पे रहता है तो Cl माइनस यहाँ पे रहता है, और दोनों के बीच में थोड़े थोड़े H2O के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि NaCl पानी में डिसॉल्व हो गया। और सेम सिचुएशन C6H12O6 की होती है। वहाँ ये नहीं होता कि ग्लूकोज चेंज होके C7H फ्ला O ब्ला ब्ला हो गया। फिजिकल चेंजेस में ये नहीं होता है। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये हमने अभी देखा। पहले हमने क्या देखा, रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में जो हम मोटा मोटा कि हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शन भी हो सकते हैं, कई तरह के रिएक्शन हो सकते हैं वर्ल्ड में। हम अभी सिर्फ दो ही रिएक्शन, एक ये जो 9th में पढ़ के आए और दूसरा हम अभी पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी बात हमने की फिजिकल रिएक्शन की, कि फिजिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या आपको याद रखना है, फिजिकल रिएक्शन में क्या क्या नहीं होता है। और अगली बार हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं और उसमें क्या होता है, और थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे। आज के लिए आपका होमवर्क कुछ नहीं है, बैकबोर्ड वर्क कुछ नहीं है। हम ज़्यादातर आपको साइंस में मैंने पहले भी कहा है कि आपको यही देखना होगा कि मैं जो बोलता हूँ वो आपको सुन के याद रखने की प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ हम उतना चेक रीचेक नहीं कर पाएंगे कि आपने पूरा जो ग्रास्प किया या नहीं किया। सो आपको बार बार ये लेक्चर 1 2 3 बार ये लेक्चर जितने ज़्यादा बार देखोगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सो हम हमारी आज का जो टॉपिक था, वो जो आज का हमारा टाइम था, वो हम ये ख़त्म करने जा रहे हैं। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, बाय।